हेलो एवरीवन। तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का बिल्कुल पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पता है ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री की ना एकदम बेस है, फाउंडेशन है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया ना तो आगे की केमिस्ट्री आपको मक्खन जैसे लगेगी। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। फिर इन रिएक्शंस को कागज पर लिखते कैसे हैं और बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह की रिएक्शंस को देखेंगे और आखिर में ये रिएक्शंस हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर डालती हैं उस पर बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध फट क्यों जाता है, या बारिश में लोहे की चीजों पर ये लाल लाल सा जंग क्यों लग जाता है? ये सब हमारे आसपास हो रहे केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये ऐसे बदलाव हैं जहां एक चीज बिल्कुल एक नई चीज में बदल जाती है, जिसका नेचर, जिसकी आइडेंटिटी सब कुछ पहले वाले से अलग हो। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? एनसीईआरटी हमें 4 सिंपल निशानियां बताता है। या तो उस चीज का स्टेट बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर उसका रंग यानी कलर चेंज हो जाए। हो सकता है उसमें से कोई गैस निकलने लगे, या फिर उसका टेम्परेचर बदल जाए, मतलब वो चीज या तो गर्म हो जाए या ठंडी। इन चारों में से अगर कुछ भी दिखे तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो अब हमें रिएक्शन को पहचानना तो आ गया, लेकिन साइंस में हम हर चीज को लिखकर एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सवाल ये है कि इन रिएक्शंस को पेपर पर लिखें कैसे। बस यहीं पर काम आती है केमिकल इक्वेशंस। अब देखो, एक लंबा सा सेंटेंस लिखने से तो काफी बेहतर है कि हम उससे एक वर्ड इक्वेशन की तरह लिख दें, जैसा कि यहाँ लिखा है। और इससे भी स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीका क्या है कि हम इन शब्दों की जगह उनके केमिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करें। बस इसी को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखा कितना आसान और साफ सुथरा हो गया। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल सामने आता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि रिएक्शन में जितना मास, मतलब जितना सामान आप शुरू में डालते हो, बिल्कुल उतना ही मास आपको आखिर में मिलेगा। कुछ भी ना तो गायब होता है, ना ही नया पैदा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरो के लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स और राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स में हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और बस इसी रूल की वजह से हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। तो चलो इसको बैलेंस करना सीखते हैं। इसका मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हर फॉर्मूला के चारों तरफ एक बॉक्स बना लो। ये इसलिए ताकि हम गलती से भी फॉर्मूला के अंदर जैसे H2O का H3O ना कर दें। फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, ठीक है? फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एटम्स की काउंटिंग कर लो। हमेशा उस कंपाउंड से शुरू करो जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। फिर बस एक एक करके नंबर लगाते जाओ और बैलेंस करते जाओ जब तक दोनों साइड बराबर ना हो जाएं। और ये देखिए, ये रही हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप टेबल में आराम से देख सकते हो कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के एटम्स दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ पर छोटे से s का मतलब है सॉलिड और g का मतलब है गैस। अब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से फॉलो कर रही है, एकदम परफेक्ट। चलिए, अब जब हमें इक्वेशंस लिखना और बैलेंस करना आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिएक्शंस कितने अलग अलग तरह की होती हैं। सबसे पहले दो सबसे बेसिक टाइप्स, कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही साफ है, कंबाइन हो जाना। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में जुड़कर सिर्फ एक सिंगल चीज बनाती हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम क्विक लाइम यानी चूने में पानी मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। आपने देखा होगा कि वो बर्तन काफी गर्म हो जाता है क्योंकि इसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो स्लेक्ड लाइम बनाना, इसी को तो हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए यानी व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और होता क्या है कि ये हवा के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली चमकदार लेयर बना लेता है। और पता है, संगमरमर यानी मार्बल, उसका फॉर्मूला भी यही CaCO3 ही होता है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पहला एक्सोथर्मिक, जिसमें एक्सो का मतलब है एग्जिट यानी एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे जब हम सांस लेते हैं, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
और दूसरा है एंडोथर्मिक, जिसमें एंडो का मतलब है एंटर, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अब आती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन की ठीक उल्टी है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर, ब्रेकडाउन होकर दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाता है। और जैसा अभी हमने समझा, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये रिएक्शंस हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं। देखिए, ये डीकंपोजिशन 3 तरह से हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं। अगर हम गर्मी से हीट देकर तोड़ें तो वो है थर्मल डीकंपोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से तोड़ें तो वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और अगर हम सूरज की रोशनी यानी सनलाइट की एनर्जी से तोड़ें तो उसे कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। कितना सिंपल है। और ये लाइन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है, इसे जरूर मार्क कर लो। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो ये फोटोलिटिक डीकंपोजिशन है ना, इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। चलो अब 2 और मजेदार टाइप की रिएक्शंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इनके नाम शायद थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना आप एक स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक की लड़ाई की तरह समझो। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव यानी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट एक कम रिएक्टिव यानी वीकर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर उसकी जगह खुद ले लेता है। जैसे जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सोल्यूशन में डालते हैं तो ज्यादा ताकतवर लोहा कमजोर कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है, और इसी वजह से सोल्यूशन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में, जैसा कि नाम में है, डबल एक्सचेंज होता है। इसको आप पार्टनर्स एक्सचेंज की तरह सोच सकते हो। यहाँ 2 कंपाउंड्स अपने आयन्स की आपस में अदला बदली कर लेते हैं, और अगर इस अदला बदली से कोई ऐसी चीज बन जाए जो पानी में घुलती नहीं, यानी एक इनसॉल्युबल सॉलिड, तो उस सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब हम सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। दोनों पानी जैसे क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मिलाते हैं उनके आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं और बैरियम सल्फेट का एक सफेद सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो नीचे बैठ जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी टाइप के रिएक्शन पर आते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में, मतलब हर वक्त हर जगह हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शंस। इसे समझना बहुत ही आसान है। ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना, सिंपल। और रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा है, या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। जब भी किसी रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, मतलब एक चीज का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन, तो बस उसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हमारी रोज की जिंदगी में ऑक्सीडेशन के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला है कोरोजन, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना या तांबे पर हरी परत जमना। और दूसरा है रैंसिडिटी। इसका मतलब है तेल या फैट वाला खाना जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो खराब हो जाता है और उससे अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसी से बचाने के लिए तो चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चलिए इस पूरे चैप्टर का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। हमने सीखा कि रिएक्शन के 4 साइन होते हैं। इक्वेशंस को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस करना पड़ता है। फिर हमने मेन रिएक्शन टाइप्स देखे। कॉम्बिनेशन मतलब ए और बी जुड़कर AB बन गए। डीकॉम्पोजिशन मतलब AB टूटकर A और B बन गया। डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा ताकतवर ने कमजोर को हटा दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट में पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। और रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होना। अब जब आप इन सब रिएक्शन टाइप्स को जान गए हैं तो जरा सोचिए कि कैसे बस यही गिने चुने पैटर्न्स इस पूरी दुनिया में होने वाले लाखों करोड़ों केमिकल चेंजेस के पीछे हैं। साइंस सच में कितनी अमेजिंग है ना? इसे एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।